कि अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए और जितने भी इनके ठिकाने हैं सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा जिस पर बात करना जरूरी हो गया है। लेकिन उससे पहले जरा सोचिए, किसी देश में अगर कोई आदमी खुले मंच से ये कहे कि फला संस्था पर बुलडोजर चलाओ, अमुक धर्म गुरु को फांसी दो और पूरे समुदाय को जिहादी बताओ, तो क्या वो आदमी एक दिन भी खुला घूम सकता है? क्या पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं करती? लेकिन भारत में एक व्यक्ति है, यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो महीनों नहीं सालों से कैमरे के सामने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है। खुलेआम हत्या, हिंसा और सामाजिक नफरत की अपील कर रहा है दोस्तों। और इसके बावजूद ना तो उसे रोका गया, ना कोई कड़ी कार्रवाई हुई। सवाल उठता है कि आखिर किसका संरक्षण, किसका शेल्टर मिल रहा है उसे, कि कानून भी उसके सामने बौना पड़ता नजर आ रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस चर्चा का रुख करते हैं। यति नरसिंहानंद ने फिर वही किया है, नई भड़काऊ बयानबाजी जो उनकी पहचान है। इस बार निशाना है दारुल उलूम देवबंद और आरोप है कि मौलाना अरशद मदनी जिहाद की कॉल दे चुके हैं, इसलिए उन्हें फांसी दी जाए और देवबंद पर बुलडोजर चलाया जाए। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपने साथियों और शिष्यों के साथ मैं उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में अनुरोध करना चाहता हूं कि अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए और जितने भी इनके ठिकाने हैं सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। योगी जी, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप ये समझ लीजिए कि इस मदनी ने जिहाद की कॉल दे दी है। इस मदनी ने जिहाद की कॉल दे दी है। इन्होंने समझ लिया है कि अब भारत में इतनी आबादी हो चुकी है इनकी कि अब ये आर्मी से, पुलिस से, सारे सिस्टम से लड़ सकते हैं। और जब इसने जिहाद की कॉल दे दी है तो अब जितने भी मुसलमान मोहम्मद, कुरान और अल्लाह पर विश्वास करते हैं सब जिहाद करने लगेंगे अपने अपने तरीके से। और इस जिहाद का अर्थ होगा कि ये हम सबकी हत्या करेंगे, हमारी बेटियों को मंडियों में बेचेंगे और हमारे मठ मंदिरों को तोड़कर सारी धरती पर अपना कब्जा करेंगे। मैं ये बातें आपको बहुत दिनों से, केवल आपको ही नहीं, नरेंद्र भाई मोदी जी को, मोहन भागवत जी को अरसे से समझा रहा हूं कि इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर अभी भी मेरी बात नहीं सुनी गई तो आप ये तय समझिए, कुछ भी यहां पर बचने वाला नहीं है। मैंने तो अपनी मौत खुद चुनी है, मुझे इसकी चिंता नहीं कि मेरे क्या करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए, अगर अब इन्हें नहीं रोका गया तो योगी जी आप मानव इतिहास का सबसे बड़ा काला धब्बा बनेंगे, गांधी से भी बड़ा। और मोदी जी से मुझे कोई आशा नहीं है, आशा केवल आपसे है। ये करके दिखाइए, फिर आप भगवान श्री राम की तरह, योगेश्वर श्री कृष्ण की तरह युगों युगों तक पूजे जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये वही यति हैं जिसने इससे पहले मुसलमानों की जनसंख्या घटाने, हथियार उठाने, अल्पसंख्यकों पर हिंसा के लिए खुलेआम उकसावे की बातें की। यानी उसका इतिहास साफ दिखाता है,
साफ दिखाता है कि ये कोई एक बार की गलती नहीं है, बल्कि निरंतर नफरत, निरंतर हेट प्रोपेगेंडा है। अब मुद्दा ये नहीं है कि यति क्या कह रहा है, मुद्दा ये है कि वो ऐसा कैसे कह पा रहे हैं, किसके भरोसे, किसके इशारे पर। क्योंकि देश का सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है, साफ कह चुका है कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है और पुलिस को बिना किसी शिकायत के इसमें खुद संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो उसे अपराध की सहयोगी माना जाएगा। लेकिन यूपी में विशेषकर योगी आदित्यनाथ की सरकार में नियम किताबों में रह गए और यति खुलकर बोलते रहे। इस तरह की बयानबाजी चलती रही हमेशा की तरह। अब ऐसे में दोस्तों, अगर कोई मुस्लिम, दलित या आदिवासी व्यक्ति ऐसा भड़काऊ बयान देता तो क्या वो अगले 24 घंटे भी आजाद रह पाता? आप खुद इमेजिन कीजिए, क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं पहुंच जाता? यही दोहरा मापदंड असल समस्या है जो चर्चा पर मजबूर करता है, बात करने पर मजबूर करता है। कानून समान रूप से लागू नहीं, बल्कि राजनीति के हिसाब से लागू किया जा रहा है। यही तो है दोहरा मापदंड। यति नरसिंहानंद जिसे संस्थान को निशाना बना रहा है, दारुल उलूम देवबंद, वो भारत के सबसे पुराने इस्लामी शिक्षा संस्थानों में से एक है और उसके प्रमुख मौलाना अरशद मदनी भारत के उन परिवारों से आते हैं जिनके बुजुर्गों ने आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरशद मदनी के पिता देश की स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी के समय हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले कई उलेमा में उनका परिवार भी शामिल था। लेकिन आज उन्हीं की विरासत को जिहाद का अड्डा बताकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये इतिहास मिटाने की एक और कोशिश नहीं दोस्तों? साजिश नहीं। लेकिन असल सवाल यह भी है कि योगी सरकार ऐसे नफरती बयानों पर खामोश क्यों रहती है? क्या इसलिए कि यूपी चुनावों से पहले फिर वही पुराना फॉर्मूला आजमाया जा रहा है यूपी में? मुस्लिम विरोधी माहौल बनाओ, समाज को बांटो, ध्रुवीकरण करो और वोटों की फसल काटो, वोटों को बटोरो। 2017 और 2022 सेम वही पैटर्न जो है वो दिखाई दिया। अचानक लव जिहाद, भूमि जिहाद, जनसंख्या जिहाद जैसे शब्द जो है वो हवा में तैरने लगे और पूरा माहौल भय और नफरत से भर दिया गया। अब ऐतिहासिक चुनावी दबाव में क्या वही पुरानी प्रयोगशाला फिर से सक्रिय हुई है? यति जैसे लोग अक्सर खुद से नहीं बोलते, उनके पीछे राजनीतिक वातावरण, मौन स्वीकृति और प्रशासनिक ढील होती है। बिना समर्थन के कोई भी साधु या मौलवी इस स्तर की नफरत का भाषण नहीं दे सकता, बिल्कुल भी नहीं दे सकता जब तक उसको शय ना हो। ये सिर्फ एक आदमी का पागलपन नहीं, बल्कि सिस्टम की चुप्पी भी है। क्योंकि अगर सिस्टम चाहे तो कानून एक साधारण एफआईआर से लेकर तुरंत गिरफ्तारी तक जो है वो ले जा सकता है इस पूरे मामले में। लेकिन यहां सिस्टम खुद सवालों के घेरे में है। क्या सरकार यति को राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है? क्या उसकी बयानबाजी एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह है जिससे माहौल को परखा जाए? क्या यति बोलते हैं और सरकार दूर से देखती है कि जनता कैसी प्रतिक्रिया देती है? क्या ये चीजें चल रही है यहां पर? और इस बीच सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सब 2026 के यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी है दोस्तों? ध्रुवीकरण की राजनीति वही होती है। पहले समाज में डर फैलाओ, फिर नफरत को नॉर्मल बनाओ और अंत में कहो देखिए हमें ही वोट दीजिए क्योंकि हम ही आपको बचा सकते हैं। दोस्तों, यति के बयान इस बड़े खेल का हिस्सा दिखते हैं जहां नफरत बोलेगी और सरकार चुप बैठेगी। इसलिए इस सच्चाई को हम जितना जल्दी समझ सकें वो हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे भविष्य के लिए बेहतर होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर होगा। लेकिन जनता को अब ये भी तय करना होगा कि क्या हम ऐसे भारत में रहना चाहते हैं जहां एक साधु के भड़काऊ शब्दों से पूरा समाज जलता रहे,
जहां कोर्ट कुछ कहे, संविधान कुछ कहे, पर राजनीति अपनी सुविधा के हिसाब से तय करे कि कानून किस पर लागू होगा और किस पर नहीं। अगर समाज ऐसे नफरती बयानों को सिर्फ राजनीति का हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देगा तो ये आग एक दिन सबको जला देगी, डेफिनेटली जला देगी, धर्म, जाति और विचारधारा से परे। यति नरसिंहानंद का असली सवाल वही नहीं है जो वो पूछ रहे हैं। असली सवाल तो ये है कि उन्हें बोलने कौन देता है, ऐसे लोगों को बोलने कौन देता है। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता ना दोस्तों, नफरत फैलाने वाले भी यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे और नफरत सहने वाले भी, जिसमें आप और हम आते हैं। इस पूरी सच्चाई इस चर्चा के माध्यम से देश लाइव ने आपके सामने रखी है दोस्तों। अब ये चर्चा आपको कैसी लगी, मैं इस चर्चा में यही विराम लगाना चाहूंगी, लेकिन इस चर्चा को सुनने के बाद आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कि ऐसे ही सच के मुद्दे के साथ, आपका सच का संवाद लेकर आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।